नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग चुस्त दुरुस्त और मस्त होंगे, है ना? आपकी तैयारी भी बेस्ट चल रही होगी। जितने भी साथी हमें देख रहे हैं, एक बार सभी लोग लाइव हो जाएं। आपको बहुत बेहतरीन क्लास मिलने वाली है, डेमो क्लास है आपकी, जो आपके सिलेबस में पर्यावरण दिया गया है। ठीक है, आपके सिलेबस में देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक बच्चे, यहाँ पे साफ साफ सिलेबस में लिखा हुआ है पर्यावरण और शहरीकरण। तो अभी तक आप जानते थे कि पर्यावरण को पुलिस में ज़्यादा ऐड नहीं किया जाता था, लेकिन अब की बार आपको सिलेबस में पर्यावरण भी देखने को मिला है। ठीक है, भारत का इतिहास, संविधान, अर्थव्यवस्था, कृषि, ये सब आप पढ़ते थे, प्रॉपर तैयारी करते थे। लेकिन दोस्त, अब की बार आपको पर्यावरण और शहरीकरण भी देखने को मिल रहा है। क्या? पर्यावरण और शहरीकरण भी देखने को मिल रहा है। तो आपका आज का जो टॉपिक होगा, आपने देखा होगा थंबनेल में लिखा भी होगा पर्यावरण, है ना? आवाज़ आ रही कि नहीं? सभी लोग एक बार बताएं, आवाज़ आ रही कि नहीं? तो आज हम लोग डेमो क्लास पर्यावरण की करने वाले हैं। ठीक है, पर्यावरण को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। जितने भी बच्चे नए हैं और जो पहले कभी पर्यावरण को नहीं पढ़े हैं ना, उनको भी पूरी तरह से समझ में आने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करें, क्या आवाज़ आ रही है? जल्दी बोलो भाई, आवाज़ आ रही कि नहीं? बेहतर तरीके से सभी लोग लाइव और शेयर जरूर कर देंगे, लाइक और शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग बताएं, आवाज़ आ रही कि नहीं? जल्दी बोलो भाई, आवाज़ आ रही कि नहीं? अमन दीक्षित जी, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। बहुत बेहतर टॉपिक है ये, आपको अभी तक आपने पढ़ा नहीं होगा जैसा आपको आज पढ़ाने वाले हैं हम, पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण में कई टॉपिक हैं, तो आज हम लोग, यस सर आवाज़ आ रही है, पर्यावरण के बाद अगर देखें तो हम लोग पर्यावरण पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ आपको हम इंफॉर्मेशन दे दें, है ना? पर्यावरण और शहरीकरण। अब आपको इसमें ये देखना है कि पर्यावरण में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, पर्यावरण में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो अब हम शुरू करते हैं पर्यावरण के बारे में, कि आपको पर्यावरण में आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आपके सिलेबस में पर्यावरण दिया है तो उसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पर्यावरण में कितने अध्याय हैं, कितने टॉपिक आपको पढ़ना है और कितने छोड़ना है, इस बात पे चर्चा करने वाले हैं। फिर आपको एक टॉपिक वाइज पढ़ाते चले जाएंगे और अपना आप नोट्स बनाते चले जाइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो पर्यावरण में अगर हम टॉपिक की बात करें तो आप देखोगे पहला टॉपिक आपको क्या देखने को मिलेगा। अगर हम पहला बात करें तो पहले में आपको देखने को मिलेगा पर्यावरण अध्ययन। सबसे पहले आपको पर्यावरण अध्ययन के बारे में जानकारी लेना है कि पर्यावरण क्या होता है। पहला टॉपिक आपका हो गया पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन पहला कौन सा टॉपिक है? पर्यावरण अध्ययन। मेरे दोस्त सभी लोग नोट्स बना लीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिए। दूसरा आपका टॉपिक कौन सा होगा? दूसरा टॉपिक आपको इसमें मिलेगा पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। दूसरा कौन सा मिलेगा? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, दूसरा आपका होगा पारिस्थितिकी तंत्र। इस पे आपको ध्यान देना है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। ठीक है, तीसरा टॉपिक आपको क्या पढ़ना है? तीसरा आपका जो टॉपिक है वो आपका होगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा? राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य आपको पढ़ना है। ठीक है, एवं अभ्यारण्य, इस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक, अभ्यारण्य के बारे में। चौथा टॉपिक आपका कौन सा होगा? चौथा टॉपिक अगर हम बात कर लें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैव विविधता। क्या बात करेंगे? चौथा टॉपिक जो आपका है वो आपका जैव विविधता है। कोई दिक्कत? चौथा टॉपिक आपका कौन सा है? जैव विविधता है। ठीक है, अगर हम पांचवें बात कर ले, पांचवा टॉपिक कौन सा होगा? तो पांचवा टॉपिक आपका होने वाला, आप देखोगे परियोजनाएं। जैसे आप देखते हो प्रोजेक्ट टाइगर, योजना से संबंधित या परियोजनाएं हम लोग पढ़ लेते हैं, परियोजनाएं पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस पे हम लोगों को चर्चा करना है
कि कौन से प्रोजेक्ट कब बनाए गए हैं। ये टॉपिक आपका हो गया। और इसमें आप क्या पढ़ सकते हो, छठा टॉपिक अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र इसमें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक, तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण 4-5 टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। इन टॉपिक पे हम लोग बेहतर तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 चैप्टर हम लोग पढ़ते जाएंगे और आप अपने हिसाब से नोट्स बनाते चले जाइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा जरूर। तो इतना ही शार्ट में आपको पढ़ना है। इतने टॉपिक जो हैं वो आपके पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे, आपके यूपी पी के लिए। ठीक है, तो इनको हमें पढ़ना है। पर्यावरण अध्ययन क्या होता है, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य क्या होते हैं, जैव विविधता क्या होती है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। जैव विविधता तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन सब पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आते हैं हम लोग पर्यावरण अध्ययन पे। ठीक है, किस पे आते हैं, पर्यावरण अध्ययन पे आते हैं। पर्यावरण अध्ययन टॉपिक आप लोग जान लीजिएगा, पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन पे चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आपसे पूछे कि सर पर्यावरण क्या होता है, आपसे पूछे कि पर्यावरण क्या है, तो आप बताओगे पर्यावरण 2 शब्दों से मिलके बना है। किससे, 2 शब्दों से मिलके बना है, 2 शब्दों से मिलकर ये बना है। ठीक, 2 शब्द कौन कौन से हैं, अगर हम बात करें तो इसको तोड़ेंगे, परि प्लस आवरण। किसमें, परि प्लस आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब इसमें पूछा जाता है परि का मतलब क्या होता है, तो परि का मतलब होता है चारों ओर। परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर। और आवरण का मतलब है घेरे हुए। ठीक है, माने ऐसा जो जीव जगत को, संपूर्ण जीव जगत को घेरे हुए है और रक्षा करता है हमारी, किससे, प्रकृति आपदाओं से, या हमें रहने की व्यवस्था करता है, यह हमको सुरक्षित रखता है, वो क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। क्या इतनी बात समझ पाए। अगर पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण 2 शब्दों से। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है घेरे हुए। ठीक है, अब पर्यावरण से अगर आपसे कभी पूछे कि पर्यावरण में कौन सी संधि है, पर्यावरण में संधि कौन सी है, तो आप लोग बताओगे सर जी यण संधि है। क्या है, आप बताओगे पर्यावरण में यण संधि है। क्या है, पर्यावरण में यण संधि है। ठीक है, पर्यावरण में क्या है, पर्यावरण में यण संधि पाई जाती है। अगर पूछे कि पर्यावरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये 2011 टेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्यावरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो सभी लोग जानते हो इन्वायरमेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहा जाता है। अब आपसे पेपर में पूछता है, अब आपसे पेपर पूछेगा कि इन्वायरमेंट किस भाषा से लिया गया है, तो फ्रांस भाषा के, फ्रांस भाषा के फ्रेंच शब्द, फ्रांस भाषा के फ्रेंच, माने फ्रांस में कौन सी बोली जाती है, फ्रेंच भाषा के इनवायरर से लिया गया है। किससे लिया गया है, इनवायरर से लिया गया है। अब पूछे इनवायरर का अर्थ क्या होता है, इनवायरर का अर्थ क्या होता है, तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सराउंडिंग। क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोला जाता है। ठीक है, सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, चारों ओर। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, चारों ओर। तो निकल के वही शब्द आया जो अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा है, सराउंडिंग का मतलब होता है चारों ओर से। ठीक है, तो ये आपको अगर पूछे कि पर्यावरण में कौन सी संधि, आप बताओगे यण संधि। किन किन शब्दों से मिलकर बना, परि प्लस आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना। पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहा जाता है। ये फ्रेंच भाषा, माने फ्रांस देश के फ्रेंच भाषा से, है ना, लिया गया है। कौन सा शब्द से, इन्वायरर से लिया गया है। इन्वायरर का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग होता है। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, चारों ओर होता है। ये आपका कहलाता है पर्यावरण। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, पर्यावरण के बारे में हल्का से आपको परिभाषा के रूप में ये देखने को मिली है। ठीक है, अब पूछे पर्यावरण के तत्व, पर्यावरण को कितने भागों में बांटा गया है, आगे बात करते हैं।
पर्यावरण के तत्व। पेपर में आपसे पूछे कि पर्यावरण के कितने तत्व हैं मुख्य रूप से, तो आप हेडिंग डाल लेना पर्यावरण के तत्व। आपसे पूछे पर्यावरण के तत्व, तो इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक आपका होता है प्राकृतिक तत्व, एक क्या होता है प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक तत्व होता है, और एक आपका होता है मानव निर्मित तत्व। एक कौन सा होता है मानव निर्मित तत्व। ठीक है। अब प्राकृतिक तत्व को अगर बात करें कि प्राकृतिक तत्व को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्राकृतिक तत्व को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आपका जैविक तत्व और एक होता है अजैविक तत्व। ठीक है, आप लिखते चले जाइएगा। एक होता है अजैविक तत्व, है ना, इसको बोलते हैं बायोटेक, बायोटेक, और इसको बोलते हैं अबायोटिक। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। अगर मानव निर्मित की बात किया जाए तो मानव निर्मित वे वस्तुएं होती हैं जो मानव के द्वारा निर्मित की जाती हैं। मानव निर्मित वो होती हैं, जैसे आपसे पूछ ले कि सड़क का निर्माण, सड़क किसके द्वारा बनती है मानव के द्वारा। अगर हम बात करें तो इमारतों को इसमें रख लेते हैं। अगर हम बात करें आपसे कि और क्या रख सकते हैं, तो आप कह सकते हो सड़क हो गई, इमारतों हो गई, इमारतों के बारे में, और आप लिख सकते हो पुल, जो आपके ब्रिज बनते हैं। ये सब जो आते हैं वो मानव निर्मित आते हैं। किस में आते हैं, ये सब आपके मानव निर्मित में आते हैं। तो इस पे अब इस पे चर्चा आपसे नहीं करना, आपसे जो आपको जो चर्चा करनी है ये इस पे करनी है। प्राकृतिक तत्व क्या होते, तो आप जानते हो जो जीव जगत को प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया या प्रकृति के द्वारा मिला है, वो आपका प्राकृतिक तत्व कहलाता है। अब आपसे बात करना है कि प्राकृतिक तत्व को कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में बांटा गया। एक होता है जैविक तत्व, एक होता है अजैविक तत्व। अब दोस्त आपसे ये पूछे कि जैविक तत्व क्या होते हैं, अजैविक तत्व क्या होते हैं, आज आपको नया लग रहा होगा, लेकिन आपके पर्यावरण चैप्टर दिया गया है यूपीपी स्पेशल में, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम प्राकृतिक तत्व में बात करेंगे। प्राकृतिक तत्व किस पे बात करोगे, प्राकृतिक तत्व पे बात करना है। प्राकृतिक तत्व को हमने अभी बताया कि दो भागों में बांटा गया है ना। प्राकृतिक तत्व को दो भागों में बांटा गया है। एक आपका है जैविक तत्व, एक आपका है जैविक तत्व, और एक आपका है अजैविक तत्व। एक आपका क्या है अजैविक तत्व है। ठीक बच्चे, अब आपसे पूछे कि सर जी अजैविक और जैविक तत्व क्या होता है, तो सबसे अच्छी पहचान है जैविक और अजैविक तत्वों में सबसे अच्छी पहचान ये है कि जिनमें प्राण पाए जाए, जिनमें प्राण पाया जाए और जो गति करे, जो वृद्धि करे, वो आपके जैविक तत्व कहलाते हैं। जिनमें प्राण होता है, जो गति करते हैं, जो मूवमेंट करते हैं, जो वृद्धि करते हैं, वे आपके जैविक तत्व होते हैं। अब पूछे अजैविक तत्व क्या होता है, तो अजैविक तत्व वे होते हैं जिनमें प्राण नहीं होता है। जैसे अगर हम अजैविक तत्व की बात करें तो आप कह सकते हो पर्वत, महासागर, जलाशय, है ना, झील, पठार, दलदल, ये सब किस में आता है, अजैविक तत्व में आता है। ठीक है, अब बात करें कि जैविक तत्वों को कितने भागों में बांटते हैं, तो जैविक तत्वों को तीन भागों में बांटते हैं। एक आपका हो जाएगा वनस्पति, एक हो जाएगा वनस्पति। वनस्पति किस में आएगी, जैविक तत्व में आएगी। ठीक है, अगर बात करें दूसरे की तो आप देखोगे जीव जगत, किसको कहोगे, जीव जगत को, या जीव जंतु जो होते हैं वो जैविक तत्व में आते हैं। और तीसरा आपको मिलता है अपघटक, क्या होते हैं, अपघटक। ठीक है, अगर हम वनस्पति की बात करें तो इसमें आप कह सकते हो हरी घास, क्या, हरी घास, और आप इसमें कह सकते हो हरे पेड़ पौधे, क्या कह सकते हो, हरे पेड़ पौधे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे पेपर में पूछे कि हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे किस तत्व में आते हैं, तो आप कहोगे जैविक तत्व में आते हैं। अगर आपसे पूछे कि सूखा वृक्ष, सूखा वृक्ष किस में आता है, तो क्योंकि सूखा वृक्ष जो है वो मर चुका है,
सूखा वृक्ष आपका मर चुका है, उसमें प्राण नहीं बचे, और हमने आपको बताया कि जिसमें प्राण नहीं वो आपका क्या कौन सा है, अजैविक तत्व में आता। तो सूखा पेड़ अगर पूछे तो आप अजैविक तत्व में जाओगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बन चुका है सुपर टेट में। तो अब बारी किसकी है, अब आपके पुलिस में पूछे जाने की संभावना बन सकती है। अगर अपघटक की पूछे तो अपघटक को हम बांट सकते हैं, जो जीवाणु होते हैं ये आपके अपघटक में आते हैं। कौन, जो जीवाणु होते हैं ये आपके अपघटक में आते हैं। जो आप कवक देखते हो ये भी आपके किस में आते हैं, किस में आते हैं भाई, कवक भी आपके अपघटक में आते हैं। और अपघटक किस में आते हैं, जैविक तत्व में आते हैं। सर जी ये अपघटक क्या होते हैं, अपघटक क्या होते हैं, तो अपघटक वो होते हैं जो हमारी पृथ्वी पर सड़ी गली वस्तुओं को, है ना, सड़ी गली वस्तुएं या मृत वस्तुओं को क्या करते हैं, पृथ्वी में मिलाने का काम करते हैं, उन्हें ही कहा जाता है अपघटक। उनको क्या कहते हैं, अपघटक कहा जाता है। अभी पूरी बात आपकी समझ में आ जाएगी। अगर अजैविक तत्वों की बात करें तो अजैविक तत्वों में आप देख सकते हो किसको किसको बांट सकते हो। अजैविक में आपके मैदान मिलेंगे, अजैविक में आपका पर्वत मिलेगा, अजैविक में आपका पठार मिलेगा, अजैविक में आपका बादल आएगा, अजैविक में ही आपकी वायु आएगी। ठीक है, वायु आएगी। अजैविक में ही आपका महासागर आएगा, अजैविक में ही महासागर देखने को मिलेगा। और इसी में आपको झीलें देखने को मिलेंगी, और इसी में आपको तालाब देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी में आप और देख लो तो इसी में आपको दलदल भी देखने को मिलेगा। अगर पूछे दलदल क्या है, अजैविक तत्व है। ठीक है, और कुछ बचा मैदान पर्वत, हाँ इसी में आप चाहो तो मरुस्थल को भी रख सकते हो। किस में रख सकते हो, अजैविक तत्वों में। इसी में आपकी क्या आएगी, नदी आएगा। ठीक है, तो इन सब बातों पे आप चर्चा करेंगे, और इनको आप ध्यान रखना। पेपर में कैसे पूछेगा, पेपर में आपसे पूछेगा, थोड़ा सा हट जाते हैं आप देख लीजिए। अगर आपसे पेपर में पूछेगा तो पेपर में ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक तत्व है। तो जैविक तत्वों के बारे में आप जान गए कि जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी आपके पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे हैं, जितनी घास है, जितने जीव जंतु हैं, और जो अपघटक आपके जीवाणु कवक ये सब आते हैं, ये सब आपके किस में आएंगे, ये सब आपके जैविक तत्वों में आएंगे। बस इतना याद रखो कि जैविक तत्व वे होते हैं जिनमें प्राण होता है, जो सांस लेते हैं, जो वृद्धि करते हैं। ये तीन लक्षण आपको देखने को मिल जाए तो आप समझ लो जैविक तत्व है। अजैविक तत्व में अगर बात करेंगे तो अजैविक तत्व वे होते हैं जिनमें प्राण नहीं होता है, जो सांस नहीं लेते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, बादल, वायु, महासागर, झीलें, तालाब, दलदल, मरुस्थल, नदी। ये सब किस में जाएंगे, ये सब आपके अजैविक तत्व में आते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अब अपघटक क्या होते हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि आप याद रखो अपघटक क्या होते हैं। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। जैविक तत्व और अजैविक तत्व आपके समझ में आया होगा। जैविक तत्व और अजैविक तत्व अगर समझ में आया है तो एक बार सभी लोग यस सर बोले कि जी हाँ बात समझ में आ गई है। ठीक है, बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप लिख सकते हो अपघटक क्या होते हैं। अपघटक, इनसे बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन के आता है कि प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है, या प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो आप बताते हो अपघटक को कहा जाता है। आप लिख सकते हो कि ये जो हमारी पृथ्वी पर, जो हमारी पृथ्वी पर उपस्थित जैविक तत्वों को, जैविक तत्वों को अजैविक तत्वों में बदलने का काम करते हैं, अजैविक तत्वों में मिलाने का काम करते हैं, मिलाने का काम करते हैं, उसे अपघटक कहा जाता है, उसे
अपघटक कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे अपघटक कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया, जैसे आपके जीवाणु हो गए, जैसे आपके जीवाणु हो गए और कवक हो गए आदि। ठीक है, इन पे ये जो आपके होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, ये जो हमारी पृथ्वी पर उपस्थित जैविक तत्वों को जैविक हमारी पृथ्वी पर उपस्थित जैविक तत्वों को अजैविक तत्वों में मिलाने का काम करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अपघटक कहा जाता है। ठीक है, जैसे आपके हो गए जीवाणु और कवक हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो कि जैसे मान लो कि ये सूर्य ये सूर्य है ना, ये हमारा क्या है? ये हमारा सन है। ये क्या है? ये हमारा सन है। आप देखेंगे कि मान लो कि ये पेड़ है। ये क्या है? ये पेड़ है। सूर्य के प्रकाश के द्वारा, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अपना भोजन ये बनाते हैं। अमित यादव हरिओम भैया। ठीक है, अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये भोजन बनाते हैं। उसके बाद आपने देखा कि मान लो इस पौधे को, ये घास है छोटी मोटी। ठीक है, इस घास को कौन खा रहा है? खरगोश खा रहा। कौन खा रहा है? खरगोश खा रहा। इस खरगोश को किसने खाया? सांप ने खा लिया। इस सांप को किसने खाया? चील ने खा लिया। इस चील को किसने खाया? मान लो किसने खा लिया? चील को किसे खिलाओगे भाई? चील को कौन खा लिया? चील को मान लो शेर ने खा लिया। झपट्टा मारा और शेर ने इसको खा लिया। ठीक, शेर खाने के बाद अब क्या हुई? शेर का क्या हुआ? अब शेर की हो गई मृत्यु। ठीक, इसकी उम्र हो गई पूरी। अब शेर की मृत्यु हो गई तो शेर पूरी तरह से पृथ्वी पे पड़ा हुआ है। शेर पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। अब समस्या इस बात को कि शेर का कोई वारिस नहीं है, कोई उठाने वाला नहीं है। आप धीरे धीरे क्या देखते हैं कि शेर का शरीर जो है वो धीरे धीरे मिट्टी में मिलना शुरू हो जाता है। अब यहीं पे काम करना कौन शुरू कर देगा? अपघटक आ जाएंगे। कौन आ जाएगा? अपघटक आ जाएगा। और अपघटक इनको धीरे धीरे क्या करेंगे? भूमि में मिला देंगे। किस में मिला देंगे? भूमि में मिला देंगे या मिट्टी में मिला देंगे, या मिट्टी में इनको क्या करेंगे? मिला देंगे। अब शेर को अपघटक जय जीवाणु कवक ये सब धीरे धीरे खा करके इस मिट्टी में मिला दिए। अब जो ये आपका शेर है ना, ये आपका जैविक तत्व है कि नहीं? बोलो, जैविक तत्व है कि नहीं? जितने थे आप देख रहे हैं सब जैविक तत्व। ये भी आपका कैसा है? ये भी आपका जैविक तत्व है। ये भी आपका कैसा है? जैविक तत्व है। ये भी आपका कैसा है? जैविक तत्व है। ठीक है, जैविक तत्व। और ये भी क्या है? ये भी आपका जैविक तत्व है। ठीक, ये जैविक तत्व सब चले आ रहे हैं धीरे धीरे श्रृंखला को पूरी करते हुए। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इस मरे हुए शरीर को, है ना, इस मरे हुए शेर को मिट्टी में मिलाने का काम कौन कर रहे हैं? अपघटक कर रहे हैं। और किस में मिला रहे हैं? मिट्टी में। अब ये मिट्टी में विलीन हो जाएंगे तो इसमें कुछ तो शक्ति होती है, मरे हुए शरीर में कुछ तो होती है ऊर्जा, ये मिट्टी में मिलेंगी। और मिट्टी के द्वारा क्या होगा? फिर ये पेड़ पौधों में जाएंगे। किस में जाएंगे? फिर ये एक पेड़ पौधों में जाएंगे और पेड़ पौधे अपनी वृद्धि करते जाएंगे। तो जैविक तत्व को अजैविक तत्व, मिट्टी कैसी है? मिट्टी आपकी अजैविक तत्व है। तो जो आपने अभी परिभाषा पढ़ी है कि जैविक तत्वों को अजैविक तत्वों में मिलाने का काम कौन कर रहा है? अपघटक कर रहे हैं। और यही है जो हमारे पृथ्वी पर सफाई कर्मी का काम करते हैं। इसलिए पेपर में आपसे लिख के पूछा जाता है कि पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहते हैं? पेपर में आता है पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहते हैं? सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? कर्मी किसे कहा जाता है? ये पेपर में आपके बहुत अच्छा क्वेश्चन बनके आ सकता है कि पृथ्वी पर सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी पर सफाई कर्मी कहा जाता है अपघटक को। अब आप समझ गए कि ये पृथ्वी पर कैसे सफाई करने का काम करता है।
ये हमारे पृथ्वी पर कैसे सफाई करने का काम करता है, इस बात को आप समझ गए होंगे। अगर इतनी बात समझ में आई है तो एक बार सभी लोग यस सर बोले। बोलो भाई, क्या इतनी बात समझ में आई है? जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं वे एक बार कहें कि समझ में बात आ रही, बोलें। एक बार बोलो, कमेंट करो, आवाज समझ में आ रही है कि नहीं। हम जान रहे हैं आप नोट्स बनाने में व्यस्त हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या आगे पढ़ेंगे? अब आपसे पूछा जाता है कि पर्यावरण के भाग, पेपर में आपसे पूछे कि पर्यावरण के भाग कितने होते हैं। पर्यावरण के भाग, पर्यावरण के भाग, है ना। तो पर्यावरण को मुख्य रूप से तो 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन अब चौथा रूप भी बन किया जाता, तो पर्यावरण के 4 भाग आपको देखने को मिलेंगे। आप डायग्राम बना लीजिए, कुछ ऐसे बनाना पड़ेगा आपको। 2 भाग हो गए, 3 भाग हो गए और ये 4 भाग हो गए। तो पहला क्या है? जैवमंडल, ये आपका वायुमंडल, ये आपका स्थलमंडल और ये आपका जलमंडल। इस तरीके से 4 मंडल होते हैं। कितने हो गए? 4 मंडल आपको दिखाई दे रहे होंगे। कितने दिखाई दे रहे हैं? 4 मंडल। अब पेपर में आपसे पूछे कि जैवमंडल कितने मंडलों से मिलके बनता है। आपसे फिर पूछे कि जैवमंडल के जैवमंडल को, या ऐसे आपसे पूछेगा जैवमंडल कितने मंडलों से मिलकर बना होता है। जैवमंडल कितने मंडलों से, कितने मंडलों से मिलकर बना होता है। तो आप कहोगे सर जी 3, है ना। कौन कौन से? वायुमंडल प्लस जलमंडल और स्थलमंडल। इन 3 मंडलों से मिलकर किस मंडल का निर्माण होता है? तो आप कहोगे जैवमंडल का निर्माण होता है। ठीक है जी सर, नीरू वर्मा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसा डायग्राम आप छाप सकते हो, ठीक है। बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्लास को बेहतर तरीके से आप नोट्स बनाइएगा। ये अगर पर्यावरण जो टॉपिक दिया हुआ है उससे क्वेश्चन पूछेगा तो यहीं से क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। आप बिल्कुल परेशान ना होइए। अब आपसे क्या पूछता है? अगर मान लो कोई पूछे कि पर्यावरण और वातावरण में क्या अंतर होता है। पर्यावरण और वातावरण में क्या अंतर है? वातावरण में अंतर अगर पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे आप? पर्यावरण और अंतर, वातावरण में क्या अंतर होता है? तो जो पर्यावरण होता है ना, पर्यावरण का क्षेत्र बड़ा होता है किसकी अपेक्षा? वातावरण की अपेक्षा। आपने कभी ये नहीं सुना होगा किसी ने कहा हो कि आपके घर का पर्यावरण अच्छा है। आपने ये सुना होगा कि आपके घर का वातावरण अच्छा है, इस क्लास का वातावरण अच्छा है, ना कि इस क्लास का पर्यावरण अच्छा है। पर्यावरण जो होता है वो बड़ा क्षेत्र होता है, वातावरण जो होता है वो छोटा क्षेत्र होता है। ठीक है, इतना तो समझ रहे हो ना। तो ये आपका, ये जो था ये आपका इतने में पर्यावरण का अध्ययन पूछा जाता है। ये आप जो अभी तक पढ़े हो, तो पर्यावरण का जो क्षेत्र होता है आप चाहो तो लिख सकते हो, पर्यावरण का क्षेत्र बड़ा होता है। ठीक है, पर्यावरण का क्षेत्र बड़ा होता है, जबकि
वातावरण का क्षेत्र छोटा होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला टॉपिक हमने आपको बताया था कि अगला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। ज्यादा डिटेल में आपसे ना पूछ के हल्के हल्के क्वेश्चन यहां से उठाएगा, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, ये आपसे पूछेगा। अंग्रेजी वाले जितने लोग हैं वो देख लें। पारिस्थितिकी को बोला जाता है इकोलॉजी, क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। और पारिस्थितिकी तंत्र को बोलते हैं इकोलॉजी सिस्टम। क्या बोलते हैं, इकोलॉजी सिस्टम बोला जाता है। ठीक है, इकोलॉजी सिस्टम बोला जाता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है भैया। सीधा सा आपके टॉपिक में लिखा हुआ है कि पर्यावरण अध्ययन या पर्यावरण और शहर, उसके बारे में आपसे पूछेगा। ठीक है भैया, अब आपसे पेपर में पहला क्वेश्चन उठा सकता है कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया। इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, यह क्वेश्चन आपसे पूछता है। अक्सर वनडे एग्जाम में देखने को मिलता है कि इकोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया। सर्वप्रथम किसने दिया, बताओ भाई, किसने दिया था। तो आप बताओगे इकोलॉजी शब्द जो है वो दिया था 1866 ईस्वी में। 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हेकेल ने दिया था। अर्नेस्ट हेकल ने दिया था। किसने दिया था, अर्नेस्ट हेकेल ने दिया था। पेपर में आपसे पूछ सकता है कि अर्नेस्ट हेकल कहाँ के थे, तो ये आपके जर्मनी के थे। कहाँ के थे भैया, ये जर्मनी देश के थे। ठीक है, अब पूछे इकोलॉजी शब्द बना लिया कहां किससे गया, तो ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक भाषा के ओइकॉस से लिया गया है ना। तो अगर तोड़े इसको तो ये दो भागों में टूटता है इकोलॉजी, ओइकॉस और लोगोस, दो शब्दों से बना। ओइकॉस का मतलब क्या होता है, हाउस, और लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी होता है। क्या होता है, स्टडी होता है। हाउस का मतलब घर, स्टडी का मतलब होता है अध्ययन। माने जीव जंतुओं, पेड़ पौधों का जो आवास का अध्ययन है, रहने का स्थान है, या जीव जंतुओं के बारे में जो अध्ययन, उनके रहन सहन के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। तो आपको याद क्या रखना है, केवल ये याद रखना है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, अर्नेस्ट हेकल ने किया था। कब किया था, 1866 में किया था। अर्नेस्ट हेकल कहां के थे, तो आप बताओगे ये जर्मनी देश के थे। कहां के थे, जर्मनी देश के थे। अगला आपसे पूछेगा कि बताइए इकोलॉजी सिस्टम किसने दिया। इकोलॉजी सिस्टम किसने दिया, बताओ भाई, इकोलॉजी सिस्टम किसने दिया था। तो आपका आंसर आना चाहिए एजी टांसले। किसने दिया था, एजी टांसले ने दिया था। एजी टांसले ने दिया था। क्वेश्चन पूछे कब दिया था, तो आप बताएंगे 1935। क्या बताएंगे, 1935 को इकोलॉजी सिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, एजी टांसले ने किया था। जबकि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हेकल ने किया था। इतनी बात तो आपके समझ में आ गई होगी, है ना, आई कि नहीं आई, ठीक है।
अब आपसे पूछे कि पारिस्थितिकी के प्रकार कितने होते हैं, पारिस्थितिकी के प्रकार कितने होते हैं, पारिस्थितिकी के प्रकार, तो आप बताओगे पारिस्थितिकी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दो प्रकार की होती है। एक होती है सतही पारिस्थितिकी और एक आपकी होती है कौन सी? गहन पारिस्थितिकी। तो चाहो तो लिख सकते हो, एक आपकी है सतही पारिस्थितिकी, सतही पारिस्थितिकी, ठीक है भैया। पहली कौन सी आप लिख सकते हो? सतही पारिस्थितिकी, सतही पारिस्थितिकी। और दूसरी आपकी कौन सी है? गहन पारिस्थितिकी। तो आपको मिला कि पारिस्थितिकी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक है सतही पारिस्थितिकी और दूसरी है गहन पारिस्थितिकी। ठीक है, ये आपको बहुत काम आने वाला है। एक नंबर आपको यहां से मिल जाता है, किसमें? पुलिस में आपको एक नंबर यहां से देखने को मिल सकता है। अंकुर सिंह, जय हिंद सर। जय हिंद भैया। ठीक है, नोट्स आप बनाते चलेंगे। आगे देखते हैं। अब आपसे पूछता है कि बताइए क्या पारिस्थितिकी तंत्र अस्थाई होता है कि अस्थाई होता है? तो आप लिख सकते हो पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी, बात समझ में आ रही कि नहीं? पारिस्थितिकी तंत्र अस्थाई और अस्थाई, पारिस्थितिकी तंत्र अस्थाई और अस्थाई दोनों होती है, दोनों होती है। आपसे पूछे पारिस्थितिकी तंत्र छोटा होता है कि बड़ा होता है, तो आप लिख सकते हो ये छोटा और बड़ा दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती है, दोनों हो सकती है। ये छोटे छोटे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, एक सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है कि प्रकृति की क्रियात्मक इकाई कहते हैं, तो आप लिख सकते हो पारिस्थितिकी को, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, इकाई कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन आपसे बन के पूछ सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र की को प्रकृति की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। पेपर में पूछेगा कि प्रकृति की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो आप बताओगे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की क्रियात्मक इकाई, पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। इतने में कोई दिक्कत? इतने पॉइंट आप जल्दी से इस पे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आपसे क्या पूछने वाला है? अब आपसे पूछेगा कि पारिस्थितिक तंत्र के घटक बताइए, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक बताइए। तो आप लिख सकते हैं, एक आपका है जीवीय घटक, एक आपका कौन सा है? जीवीय घटक। एक कौन सा है? अजीवीय घटक, घटक। और एक आपको मिल जाता है ऊर्जा का घटक। क्या मिल जाता है? ऊर्जा का घटक।
ठीक, ये आपका ऊर्जा का घटक है। अब जीवीय घटक को अगर हम देखें तो जीवीय घटक को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक आपके होते हैं उत्पादक, एक आपका होता है उत्पादक और एक आपका होता है उपभोक्ता, है ना। एक कौन सा होता है, उपभोक्ता होता है। उत्पादक में आपके क्या आएंगे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे आएंगे। और क्या आएगा, और आप इसी में लिख सकते हो हरी घास। और क्या कर सकते हो, इसी में आपको शैवाल देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये आप कर सकते हो शैवाल को। अब जीवीय, अच्छा उपभोक्ता की बात रही तो उपभोक्ता को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता, क्या होता है, प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता होता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता होता है। ठीक है, जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे बना लेना। और तीसरा आप लिख सकते हो तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता, क्या कर सकते हो, तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता कर सकते हो। तो पेपर में आपसे पूछे कि हमारे पृथ्वी पर मुख्य रूप से कितने प्रकार के उपभोक्ता पाए जाते हैं, तो मुख्य रूप से हमारे पृथ्वी पर तीन प्रकार के उपभोक्ता पाए जाते हैं। एक है प्राथमिक श्रेणी का उपभोक्ता, एक है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, एक आपका है तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। क्या जितने बच्चे लाइव हैं वो उनकी बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये नए टॉपिक आपके लिए हो सकते हैं, लेकिन सुपर टेट की तैयारी करने वाले बच्चे इसको पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि उनके सिलेबस में बहुत अच्छे से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अंकुर जी। तो आप इसमें तैयार रहेंगे, ठीक है, आप नोट्स बनाते चले जाएंगे। ठीक है, अगर बात करें कि जीवीय घटक की बात करें तो जीवीय घटक को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। जीवीय घटक को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक होता है कार्बनिक तत्व, क्या होता है, एक होता है कार्बनिक तत्व और एक होता है अकार्बनिक तत्व। कार्बनिक तत्व वो होता है जिनमें कार्बन उपस्थित होता है और अकार्बनिक तत्व वे होते हैं जिनमें कार्बन की अनुपस्थिति होती है, माने कार्बन उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कार्बनिक पदार्थ की या कार्बनिक तत्वों की बात करें तो आप इसमें लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, क्या लिख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट, और क्या लिख सकते हो, वसा लिख सकते हो। इसमें आपको वसा माने इन सब चीजों में आपका कार्बन उपस्थित है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक तत्व बोला जाता है। ठीक, क्या बोलते हैं, कार्बनिक तत्व बोला जाता है। इसी में आप चाहो तो यूरिया भी लिख सकते हो, इसी में क्या लिख सकते हो, यूरिया, क्योंकि यूरिया का फार्मूला आप जानते हो NH2CO, जैसे C आया वैसे कार्बन मिल गया, इसलिए क्या हो गए, ये कार्बनिक तत्व हो गए। अगर हम बात करें अकार्बनिक तत्व की तो अकार्बनिक तत्व में आपका सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है जल। और इसमें अगर हम बात करें तो इसी में आपको लवण देखने को मिलेगा, जल हो गया, लवण हो गया, और इसी में आप देख सकते हो तो आप वायु को रख सकते हो। वायु भी किस में आएगी, अकार्बनिक तत्व में आएगी। ठीक है, या वायु ना रख के आप और अच्छे से अगर चाहो तो इसको गैस कर लो, क्या कर लोगे, गैसें कर लो, क्या कर लोगे भैया, गैसें। ठीक है, ये आपके अकार्बनिक तत्व हो गए। अब क्वेश्चन कैसे बनाएगा, यहां से पूछेगा पारिस्थितिक तंत्र के घटक कितने होते हैं मुख्य रूप से, तो तीन होते हैं, जीवीय घटक, अजीवीय घटक और ऊर्जा का घटक होता है। अगर ऊर्जा के घटक की बात करें, श्रेया यादव, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। ये आपकी इन्वायरमेंट की क्लास चल रही है, जो कि आपके पर्यावरण चैप्टर में, आपके पुलिस में जो जीएस का चैप्टर है ना, जीएस का जो भाग है उसमें आपको साफ साफ देखने को मिला है, उसमें लिखा है, आयोग ने दिया है कि पर्यावरण और शहरीकरण, तो उसमें से आपको ये पर्यावरण पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो पेपर में आपसे पूछे कि पारिस्थितिकी तंत्र के जीवीय घटक को कितने भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, तो दो भागों में। एक आपका है उत्पादक, एक आपका है उपभोक्ता। उत्पादक क्या होते हैं, उत्पादक वे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करें दूसरा कौन सा, तो उपभोक्ता।
उपभोक्ता क्या होते हैं? उपभोक्ता वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। उपभोक्ता वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता मुख्य रूप से कितने श्रेणियों में बटे होते हैं? तो मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बटे होते हैं। एक होता है प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, एक होता है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, और एक होता है आपका तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। ठीक है, बात समझ गए होंगे? जी बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर बात करें अजीवीय घटक को, तो अजीवीय घटक को भी मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। अजीवीय घटक को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका कार्बनिक तत्व होता है। अब कार्बनिक तत्व क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे जिनमें कार्बन की उपस्थिति होती है, जिनमें कार्बन की उपस्थिति होती है, वो आपके अजीवीय घटक के कार्बनिक तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्बनिक तत्व कहलाते हैं। जैसे आपसे बात करें प्रोटीन, प्रोटीन कैसा है? कार्बनिक तत्व है। आपसे पूछे कार्बोहाइड्रेट कैसा है? कार्बनिक तत्व है। वसा कैसा है? कार्बनिक तत्व है। यूरिया कैसा है? कार्बनिक तत्व है। यूरिया का हमने फार्मूला भी आपको बताया है, NH2CO NH2 होता है। ठीक है, अगर बात करें अकार्बनिक तत्वों में, तो अकार्बनिक तत्व वे होते हैं जिनमें कार्बन की उपस्थिति नहीं होती है। जैसे हम जल का फार्मूला देखें तो क्या मिलेगा आपको? H2O। क्या इसमें कहीं आपको कार्बन दिखाई दे रहा है? बताओ, क्या इसमें कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया। बारांश धर्मा यादव, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैया। ठीक है, गैसें अलग अलग होती हैं, सब आप जानते हो, तो वो भी कैसा है? अकार्बनिक तत्व है। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हम बात करने वाले हैं उत्पादक और उपभोक्ता पे। ठीक है, किस पे बात करने वाले हैं? उत्पादक पे। उत्पादक क्या होते हैं? सभी लोग जानते हो, वे सभी हरे पेड़ पौधे, है ना, वे सभी हरे पेड़ पौधे, वे सभी हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ऑक्सीजन को वे मुक्त करते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक कहलाते हैं। अब बात क्या होती है? ये तो हो गया, ठीक है, उत्पादक हो गए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। अगर आपसे और 2-4 जो क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, क्या पूछा जाता है? पेपर में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे ज्यादा होती? क्रिया किस रंग में सबसे ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा होती है। तो क्या बताते हो भैया? आप बताते हो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो लाल रंग में होती है। किसमें होती है? लाल रंग में होती है। ये आपके वनडे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दूसरा क्या आपसे पूछेगा? अगर पूछा प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक किसमें होती है, तो अगर पूछे कि सबसे कम किसमें होती है तो सबसे ज्यादा हो गई। अगर पूछे सबसे कम किसमें होती है, सबसे कम किस रंग में होती है, किस रंग में होती है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे? प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे कम किस रंग में होती? तो लिख लेना मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या होगा? बैंगनी होगा।
बैंगनी रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है, जबकि लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। इतनी बात आप समझ गए होंगे, है ना, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब पेपर में आपसे पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पेपर में आपसे पूछे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये हो गया क्वेश्चन, ठीक। और पहला ऑप्शन दे दे दोपहर में, दूसरा ऑप्शन दे दे दिन में, और तीसरा ऑप्शन दे दे रात में, और चौथा ऑप्शन दे दे दिन और रात दोनों में, दिन और रात दोनों में। तो क्या बताओगे आप, आंसर क्या लगाओगे, बोलो भाई। तब आपका आंसर क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है दोपहर में, दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में। तो मेरे दोस्त इसका आंसर आप लिख लेना, इसका आंसर आप लिख लेना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन और रात दोनों में होती है। अब कहोगे बड़ी समस्या सर जी, दिन में होती सूर्य के प्रकाश में, और आप बता रहे हो दिन और रात दोनों में। तो ये घटना चक्र में सीधा सा पूछा गया क्वेश्चन है ये आपके पीएससी में, ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो दिन और रात दोनों में होती है। कुछ ऐसे जीव, कुछ ऐसे नाजुक पौधे होते हैं, कुछ ऐसी एल्गी शैवाल होते हैं जो आपके चंद्रमा के प्रकाश से या ट्यूब लाइट के प्रकाश से, ठीक है, ट्यूब लाइट के प्रकाश से भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं। इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर ऐसा ऑप्शन मिल जाए तो दिन और रात दोनों वाला अगर ऑप्शन में मिल जाए तो दिन और रात दोनों लगाना, ठीक है, दिन और रात दोनों लगाना। क्योंकि अभी तक जो आप पढ़ते हुए प्राइमरी में है ना, उसमें होता था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिन और रात दोनों में होती है। इस बात को छाप लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा जाता है उपभोक्ता क्या होते हैं, आपसे पूछे उपभोक्ता क्या होते हैं, तो लिखना ज्यादा नहीं है, बस आपको समझ लेना है कि उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना भोजन, है ना, उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना भोजन दूसरे के ऊपर निर्भर रखते हैं, अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। दूसरों का मतलब पेड़ पौधों से, सब्जी साग सब्जी से, इन सब से प्राप्त करते हैं, स्वयं नहीं बना पाते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं, तो उपभोक्ता 3 प्रकार के हमने आपको बताया, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आप पहला लिख सकते हो प्राथमिक उपभोक्ता, कैसे कह सकते हो, प्राथमिक उपभोक्ता। पेपर में आपसे उदाहरण ही पूछेगा कि प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण कौन है, तो प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो अपने भोजन में केवल साग सब्जी पेड़ पौधों को ही लेते हैं, अर्थात आप कह सकते हो कि ये शुद्ध शाकाहारी होते हैं। क्या कह सकते हो, ये शुद्ध शाकाहारी होते हैं, शुद्ध शाकाहारी होते हैं, शुद्ध शाकाहारी होते हैं, ठीक है, ये शुद्ध शाकाहारी होते हैं। इनका आपसे उदाहरण पूछेगा तो उदाहरण जितने लिखा रहे इतने रट लेना, इन्हीं में से फंस जाएगा। अगर आप देखोगे तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश आदि, और चाहो तो एक और लिख लो बड़ा सा हाथी, ठीक है। ये सब आपके कैसे हैं, ये सब आपके प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। ये सब क्या है, ये सब आपके प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं, ठीक है, प्राथमिक श्रेणी के ये उपभोक्ता हैं, इस बात को ध्यान देना। अब आपको प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता पता चल गया तो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता भी देख लो, है ना, कौन से, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, ठीक है, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता परिभाषा हम बता रहे हैं, आप उदाहरण केवल लिख लेना। आप क्या लिख लेना, उदाहरण। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता वे होते हैं जो अपने भोजन में पेड़ पौधों के साथ साथ प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ताओं का भी प्रयोग कर लेते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो, इसे आपसे पूछा जाए तो इसमें आप मेढक को रख सकते हो, मछली को रख सकते हो, किसको, मछली को रख सकते हो,
बिल्ली को रख सकते हो और इसी में आपका भेड़िया आ जाएगा। ये आपके कैसे हो गए, द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता हो गए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, द्वितीयक श्रेणी के भी उपभोक्ता हो गए। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा है तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता, किसको, तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता। तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता क्या होते हैं, तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता क्या होते हैं, ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन में प्राथमिक और द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं का प्रयोग कर लेते हैं, वो आपके तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे अगर बात करें तो उदाहरण लिख लेना आप, इसमें आपको देखने को मिलेगा मोर, इसी में आपको देखने को मिलेगा गिद्ध, इसी में आपको देखने को मिलेगा सांप, और इसी में आप लिख सकते हो भालू को। गिद्ध, सांप, भालू, चिड़िया भी इसी में आती है। चिड़िया किस में आएगी, तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता में आएगी चिड़िया। ठीक है, ये आपके होते हैं तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता। ये तो आपके तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता पूर्व पता चल गए। अब आपसे कुछ पूछ लेता है, उच्च मांसाहारी किसे कहते हैं, उच्च मांसाहारी किसे कहते हैं। एक उपभोक्ता और भी आता है उच्च मांसाहारी, है ना। उच्च मांसाहारी कौन होते हैं, तो ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन में, ऐसे जीव जंतु जो अपने भोजन में केवल मांस का प्रयोग करते हैं, मांस का प्रयोग करते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, उच्च मांसाहारी। और इनकी एक परिभाषा होती है कि ये ऐसे जीव हैं कि ये सबको मार कर खा सकते हैं, लेकिन इनको मार कर कोई नहीं खा सकता है, उच्च मांसाहारी कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा शेर, इसी में आपका आएगा बाघ, और इसी में आप कह सकते हो तेंदुआ। ये क्या होते हैं, उच्च मांसाहारी जीव होते हैं। क्या होते हैं, ये आपके उच्च मांसाहारी होते हैं। ठीक, ये आप क्या हो गए, उच्च मांसाहारी। अगर बात करें तो मनुष्य किस में आता है, मनुष्य का जो शब्द था सर्वाहारी वो हट गया, अब ये मनुष्य जो आता है सर्वभक्षी में आता है। अगर पूछे सर्वभक्षी कौन है तो आप बताओगे मनुष्य। मनुष्य से कुछ बचा नहीं जो ये अपने भोजन में प्रयोग करता नहीं, इस कारण से ये आपका कौन सा हो गया, सर्वभक्षी हो गया। ठीक है, तो इसके आपके पर्यावरण के 2 अध्याय समाप्त हुए। एक आपका कौन सा समाप्त हुआ, एक पर्यावरण अध्ययन, और दूसरा आपका कौन सा, पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र। इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक होगा, 10 मिनट का ब्रेक होगा, उसके बाद आपको फिर से इसी प्लेटफॉर्म पे फिर से आपकी लाइव क्लास होगी पर्यावरण की। उसमें हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे, अभ्यारण्य पढ़ेंगे, और उसी में बात करेंगे किसकी, जैव विविधता की। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। अभी 10 मिनट बाद तुरंत आपकी फिर एक लाइव क्लास पर्यावरण की देखने को मिलने वाली है। ठीक भैया।